चुनावी सरगर्मी शुरू हो चुकी है और अभी हम राजनांदगांव के सबसे बड़े जो सीट माना जा रहा है, सबसे मुख्य सीट माना जा रहा है राजनांदगांव, उस जगह पर खड़े हुए हैं। और राजनांदगांव में हम अभी माना मंदिर चौक में और चुनावी चर्चा, चुनाव को लेकर के चुनावी चर्चा करने के लिए तमाम लोगों के पास कुछ जनप्रतिनिधि है, कुछ नेता है और कुछ आम जनता है। उन लोगों के साथ हम बैठे हुए और चुनाव पे खास चर्चा, जो कि आज नामांकन भरने का आखिरी दिन था और आखिरी दिन में आज यहाँ पर तमाम लोग, मौजूदा लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनके साथ हम चुनावी चर्चा पे बात करने के लिए, चाय पे चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। सर, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र राव। क्या लगता है कि चुनावी चर्चा अभी चल रही है, अभी आज नामांकन भरने का आखिरी दिन था, तो क्या कुछ लगता है कि अब कांग्रेस और बीजेपी अभी मुख्य रूप से दो पार्टियां हैं, तो ऐसा क्या बदलाव आएगा इसमें? देखिए, जो व्यक्ति राजनांदगांव के लिए कुछ किया होगा, जनता उसको वोट करेगी। और आदरणीय भूपेश बघेल जी जब 5 साल सत्ता में रहे, तब उन्होंने राजनांदगांव के लिए कोई भी काम ऐसा किया नहीं। वो जब राजनांदगांव से गुजरते थे तो शीशा लगा के गुजरते थे। तो लोगों न उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए किया और न ही राजनांदगांव के लिए कुछ किया। तो मुझको लगता है, और उनके अहंकार जो है कूट कूट के भरा हुआ है। भूपेश बघेल, बिल्कुल भूपेश बघेल जी में अहंकार कुट कुट के भरा। और राजनांदगांव संस्कारधानी कहते हैं, तो राजनांदगांव संस्कारधानी ऐसे अहंकारियों को राजनांदगांव में कोई स्थान नहीं। मुझको लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव दिनों में जब 26 तारीख को वोटिंग होगी, तो राजनांदगांव की जनता ऐसे अहंकारी को वापस भेजेगी। तो ये भी माना जा सकता है कि अब भूपेश बघेल का अहंकार बढ़ चुका है और जिसका उनको प्रतिफल लोग दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनको अहंकारी तो है कि 71 सीट से हम 35 सीट में आ गए, तो ये अहंकारी तो है। और आज भी वो जो चाह रहे हैं वो पार्टी में कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ, ये भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी नहीं, वो एक प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हैं और वो प्राइवेट लिमिटेड को अपनी तरह से चलाते हैं। तो ऐसे अहंकारी लोगों को राजनांदगांव की जनता, वो आपने देखा होगा उनके भाषण में, कार्यकर्ता को स्लीपर सेल कहते हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता 30 से 35 साल पार्टी को देता है, उसको वो पहचानने से इनकार करते हैं और फिर स्लीपर सेल कहते हैं, मतलब आतंकवाद कह रहे हैं अपने कार्यकर्ता को। तो यही उनका अहंकार है। और राजनांदगांव संस्कारधानी माटी, राजनांदगांव की जनता उसको इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करेगी। और 26 तारीख को जब मतदान होगा, तो उस मतदान में वो अपनी खींच जरूर निकालेंगे। 11 सीटों में सबसे मुख्य सीट, अहम माना जाने वाला राजनांदगांव का सीट है, राजनांदगांव लोकसभा का सीट है। तो इसमें अब क्या लगता है कि पहले की अपेक्षा एक विकास की बात होते थे, मुद्दों की बात होती थी, अब केवल धनराशि जो है वो आदान प्रदान की बात होती है? मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा, भूपेश बघेल जी लगभग 75,000 वोट से राजनांदगांव लोकसभा से चुनाव जीतेंगे। और राजनांदगांव का इतिहास रहा है, जो यहाँ आता है, चुनाव लड़ता है, वो चुनाव जीत जाता है लोकसभा में। अभी के सहयोगी कह रहे थे कि भूपेश बघेल जी का हारने का मुख्य कारण उनका यही रहेगा। देखिए, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है। मैं बोला ना, 75,000 वोटों से बघेल जी चुनाव जीत रहे हैं। ये आप 4 तारीख को देख लेंगे। अच्छा, ये मतलब आप दावे के साथ बोल रहे हैं? दावे के साथ बोल रहा हूँ। पहले विकास की बात हुआ करती थी, क्या कुछ सांसद, जो वर्तमान में सांसद है संतोष पांडे जी, उनके द्वारा क्या विकास किया गया? उनके विपक्ष में खड़े हुए हैं भूपेश बघेल जी, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, वर्तमान परिदृश्य में जो चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, वो लोकसभा का चुनाव है जी। और मुद्दे जो है गौण हो चुके हैं। ये राम को लाए हैं, इसकी बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और भ्रष्टाचार खुद कर रहे हैं। अभी आपने देखा, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मामला सामने आया है, करोड़ों रुपए का चंदा लिया गया है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या? इनडायरेक्टली आप पैसा लेकर के, और जिस राज्य में आपकी सरकारें नहीं है, वहाँ विधायक की खरीद फरोख्त कर रहे हो, सांसदों की खरीद फरोख्त कर रहे हो और अपनी सरकार को बनाते जा रहे हो। तो ये भी तो भ्रष्टाचार ही है एक प्रकार से। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये मोदी जी का नारा था। तो ये इस प्रकार से खा रहे, राम राम जपना, पराया माल अपना सिद्धांत में काम कर रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो ईडी ने आरोप लगाया 508 करोड़ का महादेव ऐप पे, तो क्या कहेंगे उस पर? महादेव ऐप जो घोटाले की बात कर रहे हैं, वो घोटाला अभी कोई सिद्ध नहीं हुआ है, ये अदालतें तय करेगी। आरोप लगा लेने से मात्र से जो है वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है। दूसरी चीज़, महादेव ऐप की बात कर रहे हैं, वर्तमान में अभी भी वो चालू है। और सबसे बड़ा जो घोटाला इन्होंने किया है, जो गेमिंग कंपनी है जो लॉटरी खिलाती, उन्होंने बीजेपी को जो है वो पैसा दिया हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में ऐप चालू है। और इनके भूपेश बघेल जी के रहते में ही 200 से ऊपर जो है केस रजिस्टर किए गए थे, 200 से ऊपर सिम जब्ती किए गए हैं, कईयों के ऊपर FIR की गई है।
इंडियन गवर्नमेंट को लेटर लिखा गया कि भाई उसको प्रत्यार्पण किया जाए, सऊदी में बैठा हुआ है करके, तब भी उसको लेके नहीं आया महादेव के सरगना को। क्यों नहीं लाया गया? ये मुद्दों की बात करते ही नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं करते, युवाओं की बात नहीं करते, महिलाओं की बात नहीं करते, ये ध्यान भटकाने का काम करते हैं। कभी मस्जिद को लाएंगे, कभी मंदिर को लाएंगे, दंगे फसाद कराएंगे, बस यही है। और अपन राजनांदगांव परिदृश्य की बात करें तो यहाँ विकास कार्य कुछ नहीं है, उद्योग धंधे है ही नहीं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है आय का साधन। एक बीएनसी मिल हुआ करती थी, वो भी डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में उद्योग मंत्री थे, उस समय बंद हो गई। उसके बाद कोई रोजगार नहीं। विगत 10 वर्षों में बीजेपी शासन ने जो है, जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, 50 से 60 साल कांग्रेस ने राज्य किया है, जितना कर्जा उन्होंने लिया उतना 10 वर्षों में ही खाली बीजेपी ने ले लिए। वर्तमान की बात करूं, 2018 से 2023 के बीच कांग्रेस ने 50,000 करोड़ कर्ज लेकर के सरकार को चलाया। इनको अभी बने 3 से 4 महीना नहीं हुआ, 16,000 करोड़ का कर्ज अभी ले लिए, साल भर भी नहीं हुआ। आप सोचिए क्या स्थिति, आर्थिक स्थिति से जो है पूरा कर्जे से लदा हुआ है हम। अभी ये शराब की बात करते हैं, महतारी वंदन योजना इन्होंने लॉन्च करी, पूरी महतारियों को इन्होंने दिया नहीं, उसमें भी 2,000 की डंडी मार दिए, 2-3 महीना लेट से चालू किए। वर्तमान में शराब में जो टैक्स लगाया इन्होंने 10 रुपये से 200 रुपये के आसपास जो है बॉटल में वृद्धि की गई है। वो क्या है? महतारी वंदन टैक्स है। वो दारू में पैसा का टैक्स लगा के वही महतारी को दिया जा रहा है। एक प्रकार से आदमी देता नहीं घर में, ये पैसा ये वसूल करके वही महतारी को दे रहे हैं, और कुछ नहीं है। राजनांदगांव सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र माना जाने वाला है, सबसे हॉट सीट है। वहीं अगर धर्म की बात की जाए तो लोग अब राजनीति को, विकास के कार्यों को छोड़ करके धर्म की बात करते हैं। नहीं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन लोग, क्योंकि कवर्धा भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है संसदीय क्षेत्र पे। नहीं, ठीक है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लोकसभा के मुद्दे कुछ और होते हैं। यह लोकसभा चुनाव है और देश का सबसे बड़ा चुनाव है। इससे देश की दिशा और दशा तय होती है। पूरे विश्व में हमारी क्या पहचान होगी इस चुनाव से तय होता है। और आज हम मंदिर मस्जिद इसमें उलझ के रहते हैं कि एक झंडा किसी ने गिरा दिया और इस पे हमारे देश का चुनाव हो जाता है। कवर्धा की जनता को इस तरीके से बहका दिया जाता है। अगर रोजगार की बात करें अपन, भाई केंद्र से जुड़े मुद्दे, यहाँ रेलवे का क्या बुरा हाल है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आम आदमी जब रेलवे में सफ़र करता है तो वो अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। आज सीनियर सिटीजन के लिए कोई वहाँ पर रेलवे में कोई रिलैक्सेशन कंसेशन नहीं है। एमएसटी जो बनता था वो बंद हो गया। जनरल ट्रेनें जो पैसेंजर चलती थी, तो सबसे सस्ता साधन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का था, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। जी, राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र है, इसमें विकास क्या दिख पाए हैं अब तक में? जी देखिए, लोकसभा का चुनाव देश की दिशा तय करने वाला चुनाव होता है। निश्चित तौर पे इसमें देश के जो मुद्दे रहते हैं उसको आधार बनाकर पब्लिक वोट करती है। राजनांदगांव का चुनाव निश्चित तौर पे विकास को और रोजगार को ध्यान में रखकर पब्लिक वोट करेगी, ये तय है। राजनांदगांव के विकास की बात करें तो राजनांदगांव में कोई इंडस्ट्री नहीं आई है, कोई यानी बेरोजगार लोगों के लिए कोई रोजगार का कोई विशेष साधन नहीं दिखता। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार का सृजन करूंगा। प्रधानमंत्री जी आज तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि मैंने वो 2 करोड़ रोजगार जो वो देने वाले थे वो आज तक कितने लोगों को मिल पाया। आज 10 साल में अगर हम 2 करोड़ रोजगार की बात करें तो 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो इसमें फेल हो गए। नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पे अन्य मुद्दों में श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से नरेंद्र मोदी जी मेरी नज़र में आर्थिक मोर्चे पे फेल हैं। और राजनांदगांव की विकास जब आर्थिक मुद्दों पे फेल होंगे तो राजनांदगांव का विकास कैसे हो पाएगा? राजनांदगांव का माना मंदिर चौक है और माना मंदिर चौक में हम तमाम लोगों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं इस चुनावी चर्चे पे, चाय पे चर्चे पे। अभी एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है, मोदी जी के द्वारा नारेबाजी भी किए जा रहे हैं कि अब की बार 400 पार, क्या कुछ कहना होगा? 400 पार होगा, बिल्कुल होगा, 400 पार हो जाएगा। पेट्रोल का दाम होगा, डीजल होगा, खाने का तेल होगा और गरीबी की रेखा और ऊपर चले जाएगी। ये इसमें पार होगा और मेरे को सीटों में तो नहीं लगता इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी सेंट्रल में।
यही देखा जाए तो 11 सीटें, 11 सीट में भाजपाइयों के द्वारा कहना होता था कि इस बार अब सीट जो है कांग्रेस की और भी कम होती जाएगी, दबती जाएगी। क्या कहना होगा? पहले भाजपा 9 सीट लेकर के आती थी, 2 सीट कांग्रेस की रहती थी, अब क्या होगा? अब इतना कॉन्फिडेंस है तो हो सकता है ईवीएम से उनकी डायरेक्ट बात हो गई हो, पर मेरे को जहाँ तक लगता है कि कांग्रेस इस बार बहुत सीट गेन करेगी यहाँ पे। इसी चीज़ को लेकर के एक अहम सवाल यह भी खड़े होता है कि लोगों के मन में ये सवाल है कि एक तो ईवीएम और दूसरा बैलेट पेपर, क्या होगा? ईवीएम पे होगा या बैलेट पेपर पे होगा? अब ये तो भविष्य के गर्त में है, कल पता चलेगा क्या होता है, ईवीएम से होता है कि बैलेट पेपर से होता है, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब भूपेश बघेल जी जीतेंगे राजनांदगांव। आपकी मानसिकता क्या कहती है, किससे होना चाहिए जो एकदम फैक्ट एंड फेयर हो? बैलेट पेपर से ही हो, ज़्यादा अच्छा। भाई अभी पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ था कि वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही है। राजनांदगांव से गिरीश देवांगन जी, बच्चा कह रहा था इस शहर का, विधानसभा क्षेत्र का, कि गिरीश देवांगन जी भारी मतों से जीतने वाले हैं। वो भारी मतों से हार गए, लोगों की समझ से परे है ये आज तक निर्णय कैसा आया है जनता सोच नहीं पा रही है कि गिरीश देवांगन जी कैसे हार गए और रमन सिंह जी कैसे जीत गए चुनाव। जबकि 15 साल पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव के विधायक मुख्यमंत्री रहे, यहाँ पे उन्होंने राजनांदगांव के लिए कुछ भी नहीं किया है। राजनांदगांव में एक मेडिकल कॉलेज बना, यहाँ पर आप जाके देखिए वहाँ की व्यवस्था को। अगर राजनांदगांव में शहर में किसी को अटैक आ जाए हार्ट का तो उसको भिलाई या रायपुर ले जाना पड़ता है। ब्रेन का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो न एक न्यूरोलॉजिस्ट है यहाँ पर, न कार्डियोलॉजिस्ट है। 15 साल में एक डॉक्टर तक अच्छा सा नहीं दे पाए तो राजनांदगांव का क्या विकास होता? एक बीएनसी मिल थी वो भी बंद हो गई। भाजपा वाले सिर्फ राम 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 कहने से विकास नहीं होगा भाई, हम भी राम के भक्त हैं। विकास होगा भाजपा के कोई भी नेता, शीर्ष नेता हो या निचले स्तर के नेता हो। आपने कभी सुना है कि वो रोजगार की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं? किसी संबंधी कोई बात नहीं है इन लोग पास, सिर्फ एक ही मुद्दा है, राम मंदिर बने। अब राम मंदिर बन गया, विकास करो ना भाई, सत्ता आपके हाथ में है। क्या किया है आपने? कुछ भी नहीं किया। नांदगांव की जनता देख रही है, मुख दर्शक बनी हुई है। पांडे जी, संतोष पांडे जी सांसद रहे, क्या विकास हुआ शहर का या जिले का? कुछ भी नहीं हुआ, और घर में जाते जा रहा है ना। मुद्दे यहाँ पर विकास की हो। अब विकास में देखा जाना ये है कि नाली बने, सड़क बने, बिजली मिले, पानी मिले, लोगों को खाने के लिए अन्न मिले। लेकिन यहाँ पर अब जो बातें हो रही है वो केवल धर्म और पैसे को, लेन देन को लेकर के हो रही है। अब क्या कुछ इसमें देखना होगा और कौन बीजेपी या कांग्रेस कौन आती है ये तो वक्त ही बताएगा। मैं योर वॉइस CG न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।